नमस्कार, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल उज्जवल जीके में और मैं हूं सीमा शर्मा। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रीड स्पेशल क्लास मुगल कालीन चित्रकला, संगीत कला, साहित्य एवं स्थापत्य कला। इसके 90 प्रश्न जो है हम महत्वपूर्ण लगाने वाले हैं। ये पटवार स्पेशल और रीड स्पेशल क्लास हैं। और अगर आप बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की आरएस की, तो उसके लिए हम डिटेल में साहित्य को, चित्रकला को, संगीत कला को, स्थापत्य कला को, इन सब चीज़ों को जो है डिटेल में पढ़ेंगे। और इसके अलावा मैंने वीडियो बना रखी है मुगल कालीन सांस्कृतिक जो है दशा की, तो वो आप देख सकते हैं। उसमें भी आपको संस्कृति की जो झलक है वो प्राप्त हो जाएगी, तो वो आप उज्जवल जीके की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो उज्जवल जीके चैनल को सब्सक्राइब कर लें, पास के बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय रहते प्राप्त होती रहे। और अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ अपने मित्रों में शेयर जरूर किया करें और साथ ही लाइक ज़रूर करें। और अगर आपको कोई भी बातचीत करनी है तो कमेंट के जरिए आप बता सकते हैं या पूछ सकते हैं, ठीक है। और आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं 90 प्रश्नोत्तर बहुत ही महत्वपूर्ण है रीड के लिए, और इसको ध्यान से पूरी अंत तक वीडियो जरूर देखिएगा। अगर आप रीड की तैयारी कर रहे हैं तो उज्जवल जी के चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट में जाकर आप एनसीईआरटी पढ़ सकते हैं। इसके अलावा आप रीड स्पेशल जो एसएसटी है वो देख सकते हैं, हिंदी पढ़ सकते हैं, साइकोलॉजी देख सकते हैं, क्वेश्चन आंसर जो आप करना चाहते हैं, पुराने पेपर देखना चाहते हैं तो वो आप सब देख सकते हैं। हमारी कोशिश रहेगी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो है आपको मैटर जो है जल्दी से जल्दी प्रोवाइड किया जाए। तो चलिए समय न गवाते हुए पढ़ना शुरू करते हैं। मुगल कालीन चित्रकला, संगीत कला, साहित्य और स्थापत्य कला। पहला प्रश्न है हमारा, पूर्व का राफेल कहलाता है। तो देखिए, पूर्व का राफेल जो है वो चित्रकार बेहजाद कहलाता है। जो ये बेहजाद है ये बाबर के समय का चित्रकार था, और बाबर ने अपनी तुझ के जो बाबरी है उसके अंदर ये सारी बातें लिखी हैं कि बेहजाद जो है इस समय का बहुत ही महत्वपूर्ण चित्रकार है। तो ये हमें जानकारी बाबर के तुझ के जो बाबरी है उससे जो है प्राप्त होती है। हुमायूं के समय के प्रमुख चित्रकार कौन से थे? तो हुमायूं के समय के जो प्रमुख चित्रकार थे वो थे अब्दुल समद और मीर सैयद अली। ये दोनों जो है इससे मिले थे इसके निर्वासन काल में। हुमायूं का जब निर्वासन काल चल रहा था, जब शेरशाह सूरी गद्दी पर बैठा था, दिल्ली की गद्दी पर, तो जब हुमायूं फारस अफगानिस्तान में भटक रहा होता है तो अब्दुल समद और मीर सैयद अली से मिलते हैं, और ये काफ़ी इससे प्रभावित हो जाता है हुमायूं। और जब 1555 में ये दिल्ली लौट कर आता है तो अपने साथ अब्दुल समद और मीर सैयद अली को साथ में लेकर आता है। दसवंत, बसावन, अब्दुल समद, मुकंदलाल, सांवलदास, ये किसके समय के प्रसिद्ध चित्रकार हैं? तो ये जो है अकबर के समय के प्रसिद्ध चित्रकार हैं। अकबर ने आगरा में आका रिजा के नेतृत्व में जो है एक चित्रशाला का जो है निर्माण करवाया था, आका रिजा के नेतृत्व में आगरा में। देखिए, जब आप आईने अकबरी की बात करते हैं तो वो उसमें बहुत से जो चित्रकार हैं उनके नाम दिए गए हैं, 15-16 हैं चित्रकार, लेकिन महत्वपूर्ण अगर आप देखें तो यही महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके अलावा इतने महत्वपूर्ण नहीं है और यही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। बिसनदास, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, मनोहर, दौलत, ये चित्रकार थे। ये किसके समय के चित्रकार थे? तो ये जहांगीर के समय के जो है प्रमुख चित्रकार थे। खुद जहांगीर बहुत बढ़िया चित्रकार था, किसी भी चित्र को देखकर वो बता सकता था कि इस चित्र में किस चित्रकार ने कौन सी रचना की है। तो ये काफ़ी जो है बढ़िया चित्रकार था। और मुगल काल में चित्रकला का आप सबसे अधिक विकास देखेंगे तो जहांगीर के समय में ही सबसे अधिक विकास जो है चित्रकला का हुआ है। एक बार पुनः देख लें, बिशनदास, उस्ताद मंसूर, अबुल हसन, मनोहर और दौलत। जहांगीर ने उस्ताद मंसूर को उपाधि किसकी दी थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा।
देखिए मंसूर को उपाधि दी थी जहांगीर ने नादिर उल असर की, नादिर उल असर की दी थी। मंसूर जो था वो पशु पक्षियों के चित्रण में महारत हासिल किए हुए था, पशु पक्षियों का चित्रण बहुत बढ़िया करता था मंसूर। नादिर जमा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है प्रश्न, नादिर जमा की उपाधि जहांगीर ने किसको प्रदान की थी? तो अबुल हसन को नादिर जमा की जो उपाधि है प्रदान की थी। अबुल हसन वही व्यक्ति था जिसने तुजुके जहांगीरी का जो मुख्य पृष्ठ है उस पर चित्र बनाया था। तो नादिर जमा की उपाधि दी थी अबुल हसन को और नादिर उल असर की उपाधि दी थी मंसूर को। मजनू को दुबले पतले घोड़े पर निर्जन भटकता हुआ किसने दिखलाया है? तो ये बसावन ने दिखलाया है। बसावन किसके टाइम का था सर्वोत्कृष्ट चित्रकार? अकबर के टाइम का था और इसकी सबसे बढ़िया कृति भी यही थी। छवि चित्रण और प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण की परंपरा किसके समय में शुरू हुई? तो जहांगीर के समय में व्यक्ति का चित्रण किया जाने लगा, प्राकृतिक दृश्यों का चित्रण किया जाने लगा। तो ये परंपरा शुरू होती है जहांगीर के काल से। जहांगीर की चित्र शैली में प्रधानता थी, तो रूपवादी शैली की प्रधानता थी जहांगीर की चित्र शैली में। दसवंत के चित्र हमें कहाँ पर मिलते हैं? तो रज़्मनामा पांडुलिपि जो है उस पर जो है दसवंत के चित्र मिलते हैं। अकबर का चित्रकार था दसवंत। और अगर आप मुगल चित्रकला की मील का पत्थर की बात करें तो जो रज़्मनामा पांडुलिपि है उसमें जो चित्र उकेरे गए हैं वो मील का पत्थर हैं पूरी मुगल काल की चित्रकला की। शाहजहां के प्रमुख चित्रकार कौन थे? तो मीर हाशिम है, हुनर है, हुनर मोहब्बत, नादिर, अनूप, फकीर उल्लाह और चित्रा। देखिए इसके समय में मुगल कालीन जो स्थापत्य कला है उसका ज़्यादा विकास हुआ, उसका स्वर्ण युग कह सकते हैं आप। शाहजहां के समय को स्थापत्य कला का स्वर्ण युग कहा जाता है, लेकिन जो चित्रकारिता है उसका स्वर्ण युग कहें तो वो जहांगीर का युग है। क्षेत्रीय चित्रकला शैलियों का विकास किस मुगल शासक के समय में हुआ? देखिए औरंगजेब जो था वो इस्लाम विरुद्ध जो भी चीज़ें होती थी उसे पसंद नहीं करता था। चित्रकला भी इस्लाम विरुद्ध थी। तो इसने क्या किया, सारे जो चित्रकार थे, सारे जो कलाकार थे उनको अपने दरबार से निष्कासित कर दिया, चित्रकला को बंद करवा दिया। तो लेकिन कुछ जो चित्रकार हैं फिर भी इसकी शरण में रहे, लेकिन अधिकतर जो है वो क्षेत्रीय राज्यों में चले गए, जैसे कि राजस्थान है, बंगाल है, कांगड़ा है, शर्की राज्य है, वहाँ पर चले गए और वहाँ पर अलग अलग जो शैलियाँ हैं उनको विकसित किया। तो औरंगजेब है उसके टाइम पीरियड में क्षेत्रीय चित्रकला शैलियों का विकास हुआ। कौन कौन सी क्षेत्रीय चित्रकला शैलियों का विकास औरंगजेब के समय में हुआ? तो राजपूत शैली और जो पहाड़ी शैली है इन दोनों का विकास हुआ। देखिए राजपूत शैली भारत की प्राचीन स्थानीय कला मानी जाती है, जबकि पहाड़ी शैली में विकास हुआ कांगड़ा शैली का, बसोली का, चंबा का और जम्मू का। कांगड़ा, बसोली, चंबा और जम्मू पहाड़ी क्षेत्रों में है और पहाड़ी शैली का विकास यहाँ हुआ। राजपूत व पहाड़ी शैली के चित्रों में किन विषयों का चित्रांकन सबसे अधिक हुआ है? तो देखिए जो पौराणिक विषयों का चित्रण है उनका जो है सर्वाधिक चित्रण जो हुआ है वो हुआ है पहाड़ी और राजपूत शैली में। मुगल काल की प्रमुख चित्रकला कृतियां कौन सी हैं? तो हमजनामा है, रज़्मनामा है, बहारिस्तान है, अनवेर सुहाइली है, खमसा है, तारीख अल्फी है और अकबरनामा। ठीक है, इन सब की जो आप कह लें ये चित्रकला कृतियां हैं इनका अधिक जो है यानी कि प्रमुख चित्रकला कृतियां ये हैं। देखिए जब हम फर्स्ट ग्रेड के लिए इतिहास पढ़ेंगे तब हम डिटेल में इन सब की चर्चा जो है वो करेंगे। आगे आती है मुगल कालीन संगीत कला। देखिए मुस्लिम धर्म में संगीत जो है वो वर्जित माना जाता है, फिर भी मुगल काल के जो शासक थे उन्होंने आश्रय दिया संगीत कला को, किसको छोड़कर? आपके औरंगजेब को छोड़कर। वह सुल्तान जो अनपढ़ था और नगाड़ा बजाने का शौक रखता था वो कौन था? तो वो अकबर था। बाज बहादुर और रूपमती को किस मुगल शासक ने अपने दरबार में जगह दी थी? तो काफ़ी
इनकी स्टोरी जो है काफ़ी फेमस है। पति पत्नी थे, बाज बहादुर रूपमती, और जो है ये रूपमती जो है इनकी मृत्यु हो जाती है, सुसाइड कर लेती है, ठीक है। और बाद में बाज बहादुर जो है ये उदय सिंह के पास चला जाता है, तब अकबर जो है चित्तौड़ पर हमला कर देते हैं। तो ये काफ़ी लंबी सी स्टोरी है, बाद में आपको जब डिटेल में पढ़ाएंगे इतिहास तब बताएंगे। देखिए, अपने दरबार में जगह दी थी बाज बहादुर और रूपमती को, ठीक है। और रूपमती और ये दोनों ही महान संगीतज्ञ हुए हैं। और जो आपके अबुल फजल हैं वो बाज बहादुर को काफ़ी बढ़िया संगीतज्ञ मानता था। ग्वालियर के शासक थे बाज बहादुर, ठीक है। अकबर के दरबार में सर्वश्रेष्ठ संगीतकार के रूप में जाने जाते हैं। तो सर्वश्रेष्ठ संगीतकार जो है वो थे तानसेन। इनका वैसे नाम क्या था? इनका नाम था राम तनु पांडे। क्या नाम था इनका? राम तनु पांडे नाम था इनका। और ये अकबर के नवरत्नों में से एक थे तानसेन। कंठाभरण वाणी विलास की उपाधि से विभूषित कौन है? तो तानसेन है। किसने विभूषित किया, किसने उपाधि प्रदान की? तो अकबर ने उपाधि जो है तानसेन को दी थी कंठाभरण वाणी विलास की। अकबर के दरबार के प्रमुख संगीतज्ञ कौन थे? तो तानसेन तो थे ही, उसके अलावा जो आपके बैजू बावरा है, बाज बहादुर है, सुजान खान है, गोपाल है, मियाँ चांद हैं, ये सभी जो थे ये महान संगीतज्ञ थे अकबर के दरबार में। और सबसे ज़्यादा फेमस था तानसेन। तानसेन मुगल दरबार में आने से पहले किस राजा के दरबारी कवि हुआ करते थे? तो राजा रामचंद्र के दरबारी हुआ करते थे। दरबारी कवि थे जो राजा रामचंद्र था, ये कहाँ के राजा थे? तो ये रीवा जो मध्य प्रदेश है यहाँ के राजा थे, रीवा मध्य प्रदेश के। और कहा जाता है कि जो तानसेन है इनको कंधों पर उठाकर राजा रामचंद्र जो है छोड़ने आए थे मुगल दरबार में। मुगल काल में कौन सी गायन शैली चरम पर थी? तो कौन सी गायन शैली चरम पर थी? तो ध्रुपद जो गायन शैली है, और इसी के समकक्ष ही थी धमार गायन शैली। तो सबसे ज़्यादा फेमस थे ध्रुपद, उसके बाद धमार गायन शैली। और इनका बाद में जो है आप कह लीजिए ध्रुपद गायन शैली का जो जगह है वो ले ली थी आपके ख्याल गायकी ने, ठीक है। ख्याल जो आपके था, ख्याल गायन शैली, इसने इसकी जो है जगह ले ली थी बाद में। और ध्रुपद गायन शैली और धमार गायन शैली मुगल काल की प्रमुख गायन शैलियों में आती थी। आगे है जहांगीर के समय प्रमुख संगीतकार कौन थे? तो जहांगीर के समय के जो प्रमुख संगीतकार थे वो दो थे, एक था विलास खां, एक था छतर खां। ये दोनों जो थे ये तानसेन के पुत्र ही थे, जो जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार थे, सॉरी संगीतकार थे। लाल खां नामक दरबारी संगीतकार किसके यहाँ हुए हैं? तो लाल खां जो था वो शाहजहां के समय का सबसे महान संगीतकार हुआ है, लाल खां। और लाल खां को शाहजहां ने उपाधि दी थी गुण समुंदर की। गुण समुंदर की उपाधि शाहजहां ने किसको दी थी? तो लाल खां को दी थी। संगीत पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध किसने लगाया था? औरंगजेब ने संगीत पर संपूर्ण रूप से प्रतिबंध लगा दिया था, क्योंकि ये इस्लाम के विरुद्ध थी। लेकिन फिर भी जो है संगीत के 2-3 जो हैं अनुवाद हुए हैं, महत्वपूर्ण जो रचनाएं हुई हैं वो औरंगजेब के समय में हुई हैं। वीणा बजाने का शौकीन कौन था? तो जो औरंगजेब था वीणा बजाने का शौकीन था। मुगल काल में संगीत का सर्वाधिक विकास किसके समय में हुआ है? तो मोहम्मद शाह रंगीला जो है उसके समय में संगीत कला का सर्वाधिक विकास हुआ है। आगे आता है मुगल कालीन साहित्य। बाबरनामा, तुझके बाबरी, बाबर की आत्मकथा है, और ये किस भाषा में लिखित है? तो ये तुर्की भाषा में लिखी गई हैं। किस भाषा में लिखी गई है? तुर्की भाषा में लिखी गई हैं। इसके लेखक कौन है? स्वयं बाबर हैं। तारीख ए रशीदी के लेखक कौन है? तो मिर्जा हैदर दुग्गलत। ये जो हैं हुमायूं के काल की घटनाओं का वर्णन करते हैं तारीख ए रशीदी में। और इसकी जो भाषा है वो कैसी भाषा है? फारसी है। देखिए ज़्यादातर जो रचनाएं की गई हैं
वो फारसी भाषा में ही है, क्योंकि राजकीय भाषा भी मुगल काल की फारसी ही थी। इसको बाबर की भाषा को छोड़ के, क्योंकि बाबर ने जो रचनाएं की हैं वो तुर्की भाषा में की हैं। हुमायूंनामा की लेखिका कौन है? तो हुमायूंनामा की लेखिका गुलबदन बेगम है, जो कि बाबर की बेटी थी और हुमायूं की पुत्री थी। और ये जो हुमायूंनामा है, इसमें हुमायूं और बाबर के इतिहास की जानकारी जो है वो प्राप्त होती है। आगे आता है ताज की रात उल वाकियात। इसके लेखक कौन हैं? तो ये भी हुमायूं के समय में लिखी गई थी और हुमायूं के जीवन की जानकारी जो है वो ताज की रात उल वाकियात से प्राप्त होती है और इसके लेखक हैं जोहर आफ्ताब बच्ची। मुबैयान के लेखक कौन हैं? तो मुबैयान के लेखक जो हैं वो हैं बाबर, और तुर्की में मुबैयान लिखी गई है। त्वारीख ए दौलत ए शेरशाही के लेखक कौन हैं? तो त्वारीख ए दौलत ए शेरशाही के लेखक जो हैं वो हैं हसन अली खां। और ये जो त्वारीख ए दौलत ए शेरशाही लिखी गई है, इसमें शेरशाह के व्यक्तित्व और जीवन के बारे में पता चलता है। शेरशाह के शासन प्रबंध की जानकारी हमें कहाँ से प्राप्त होती है? तो तारीख ए शेरशाही से प्राप्त होती है। अब्बास खान शरवानी द्वारा ये लिखित ग्रंथ है। किसके द्वारा है लिखा हुआ? अब्बास खान सरवानी के द्वारा तारीख शेरशाही लिखी गई। पद्मावत के लेखक हैं मलिक मोहम्मद जायसी, और पद्मावत शेरशाह के समय में लिखी गई थी। अकबरनामा का तीसरा भाग, जिसमें अकबर कालीन शासन प्रबंध का विस्तृत उल्लेख प्राप्त होता है, आईने अकबरी है। देखिए अकबरनामा जो है इसके 3 हिस्से हैं, ठीक है। जो अकबरनामा है उसका आखिरी हिस्सा है आईने अकबरी, और आईने अकबरी का तीसरा हिस्सा जो है उसमें अबुल फजल की जीवनी है। मुगल काल का जो इतिहास है उसको जानने का सबसे महत्वपूर्ण स्रोत जो है वो है अकबरनामा। अबुल फजल जो थे, जो इसके लेखक हैं, वो नागौर के निवासी थे और 7 सालों में बैठकर इन्होंने अकबरनामा पूरी की थी। 1597-98 के अंतर्गत ये अकबरनामा जो है ये लिखी गई थी, यानी कि पूर्ण हुई थी। लिखी तो पहले से गई थी, 7 साल पहले से 1590 के लगभग शुरू की गई थी, 98 में पूरी हुई है, 1598 में। तो अकबरनामा का तीसरा भाग आईने अकबरी है। तबकात ए अकबरी के लेखक कौन है? तो तबकात ए अकबरी जो है इसके लेखक हैं निजामुद्दीन अहमद। एक प्रश्न रह गया, अकबरनामा के लेखक कौन है? तो अकबरनामा के लेखक हैं अबुल फजल, ठीक है। तबकात ए अकबरी के लेखक निजामुद्दीन अहमद हैं। कौन है? निजामुद्दीन अहमद। ये भी अकबर के टाइम में लिखी गई है और हिंदुस्तान, अच्छा ठीक है, ये रचना जो है निजामुद्दीन अहमद की है। आगे देखिए, मुंतखाब उल तवारीख की रचना अकबर काल में की गई है। किसके काल में की गई है? अकबर काल में की गई है, और इसके लेखक कौन है? अब्दुल कादिर बंदायूनी। अकेला बंदायूनी नाम आ जाए तो भी अब्दुल कादिर बंदायूनी ही होगा, और अकबर के समय में लिखा गया है। और इसमें जो अब्दुल कादिर बंदायूनी है ये अकबर का काफ़ी ज़्यादा आलोचक था, और इसने इसकी धार्मिक नीति की आलोचना इसमें की थी। हिंदुस्तान का अगर आप आम इतिहास कह लें तो जो मुंतखबाब उल तवारीख है ये हिंदुस्तान का आम इतिहास कहलाता है। अकबर के समय संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। कौन कौन से किन ग्रंथों का हुआ है? तो महाभारत है, रामायण है, अथर्ववेद है, पंचतंत्र है, लीलावती है। इन सब का अकबर के समय में संस्कृत ग्रंथों का फारसी में अनुवाद हुआ। तुजकी जहांगीरी के लेखक कौन है? तो खुद जहांगीर जो है इन्होंने तुजकी जहांगीरी जो है लिखी है। इकबाल नामा जहांगीरी की रचना जहांगीर काल में हुई है। किसने की है? तो मोतमिद खान ने की है। इकबाल नामा जहांगीरी की रचना जहांगीर के समय में मोतमिद खान ने की है। उपनिषदों, कितने उपनिषदों? 52 उपनिषदों का फारसी में अनुवाद दारा शिकोह ने किस नाम से किया है? सिर्रे अकबर के नाम से 52 उपनिषदों का जो है अनुवाद किया है। शाहजहां के पुत्र थे दारा शिकोह। शाहजहां नामा के लेखक कौन है? इनायत खां है। कौन है? इनायत खां। पातशाहनामा, देखिए पातशाहनामा 3 हैं, तीनों का जिक्र इसमें मैं करूंगी। पातशाहनामा ये पहले वाली है, जिसमें शाहजहां काल का सबसे पहला सरकारी इतिहास दर्ज है और शाहजहां के पहले 10 सालों का इतिहास है। इसके लेखक कौन है?
तो मोहम्मद अमीन काजबीनी। इसमें जो है 10 सालों का इतिहास है, पहले 10 सालों का, और शाहजहां काल का सबसे पहला सरकारी इतिहास इस पातशाहनामा में दर्ज है, काजबीनी के द्वारा लिखी गई है। पातशाहनामा जिसमें शाहजहां के शुरू के 20 सालों का इतिहास दर्ज है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है किताब, याद रखिएगा। अब्दुल हमीद लाहौरी ने लिखी है पातशाहनामा। इसी को बादशाहनामा भी कहा जाता है। पहले वाली को लिखी है मोहम्मद अमीन काजबीनी ने, 10 सालों का इतिहास में है। पहले के 20 सालों का इतिहास अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखा पातशाहनामा है। और जो तीसरा पातशाहनामा है वो मोहम्मद वारिस के द्वारा लिखा गया है, और इस पातशाहनामा में 21वें साल से लेकर 30 साल तक का इतिहास है। लेकिन सबसे अधिक इम्पोर्टेंट जो है ये अब्दुल हमीद लाहौरी द्वारा लिखा गया है। सिंहासन बत्तीसी, ठीक है, सिंहासन बत्तीसी 12 मासा का फारसी अनुवाद किसके समय में हुआ? तो इन दोनों का जो अनुवाद हुआ है ये शाहजहां के जो टाइम में हुआ है। अमल ए सालेह के लेखक कौन हैं? तो मोहम्मद सालेह हैं। इसमें शाहजहां के पहले 30 साल और जो लास्ट के 2 साल हैं उसका इतिहास जो है वो दर्ज है। मुंतखवाब उल लुबाब, ये लुबाब आएगा, ठीक है, उल लुबाब, या तारीख ए खफी खां, काफ़ी फेमस है किताब, और इसके लेखक कौन है? हाशिम खफी खान है। और ये औरंगजेब जो है इसके समय में लिखी गई है, बहुत महत्वपूर्ण है। तारीख ए खफी खां या मुंतखवाब उल लुबाब, और ये हाशिम खफी खान ने लिखी है औरंगजेब के समय में। खुलासत उल तवारीख के लेखक कौन हैं? सुजान राय हैं, और ये भी औरंगजेब के समय में लिखी गई है, खुलासत उल तवारीख। ये सबसे इंपॉर्टेंट है फुतुहाते आलमगीरी। फुतुहाते आलमगीरी के लेखक जो हैं ईश्वर दास हैं, और ये औरंगजेब के 34 सालों का इतिहास बताती है, 34 वर्षों का इतिहास दर्ज है फुतुहाते आलमगीरी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछी गई है। औरंगजेब की पुत्री जो थी जेबू निसा, इसकी रचना कौन सी थी? दीवान ए मखफी, दीवान ए मखफी। तारीख ए अलकी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके लेखक कौन है? मुल्ला दाऊद। तारीख ए अलकी के लेखक हैं मुल्ला दाऊद। हुमायूं के समय हमजनामा का चित्रण किसने किया है? तो मीर सैयद अली ने किया है। देखिए मध्यकाल में राजकीय भाषा कौन सी थी? फारसी थी। मीर सैयद अली ने हमज जो नामा है उसका चित्रण किया है। फैजी के निर्देशन में, देखिए फैजी किसका भाई था? अबुल फजल का। तो फैजी के निर्देशन में रजमनामा यानी कि महाभारत का फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो वही बंदायूनी नकीब खां अब्दुल कादिर, जो कि अकबर के क्या थे? आलोचक थे। मासिर ए आलमगीरी के रचनाकार कौन है? तो ये देखिए मुगल काल का गजेटियर कहलाता है, और साकी खां जो है इसके लेखक हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, साकी खां की रचना है मासिर ए आलमगीरी, और मुगल काल का गजेटियर कहलाता है। मज़्म उल बहरीन, मज़्म उल बहरीन के लेखक कौन है? दारा शिकोह है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें दारा शिकोह ने हिंदू और मुस्लिम एकता की बात की है। बाबरनामा जो कि फारसी में लिखी गई, इसके लेखक कौन हैं? अब्दुल रहीम खान खाना है, जो आपके तुजके बाबरी है उसी का अनुवाद किया है फारसी में बाबरनामा का, और अब्दुल रहीम खान खाना ने। रामायण का फारसी अनुवाद किसने किया है? तो बंदायूनी ने किया है। पंचतंत्र कलीला दमना नाम से फारसी में अनुवाद किसने किया है? तो पंचतंत्र का कलीला दमना नाम से फारसी में अनुवाद जो किया है वो अबुल फजल ने किया है। अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किसने किया है? इब्राहिम सरहिंदी ने किया है। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इब्राहिम सरहिंदी ने अथर्ववेद का फारसी में अनुवाद किया है। मुगल काल में हिंदी साहित्य की रचनाएं कौन सी है? बहुत इंपॉर्टेंट है। तुलसीदास ने की है रामचरितमानस की रचना, विनय पत्रिका की रचना, दोहावली, पार्वती मंगल, गीतावली की रचना, और जो हनुमान चालीसा है उसकी रचना भी तुलसीदास ने की है। तो रामचरितमानस, विनय पत्रिका, दोहावली, पार्वती मंगल और गीतावली। सूरदास ने रचना की है मुगल काल में सूर सागर की। केशव दास ने रचना की है मुगल काल में कवि प्रिया की, रसिक प्रिया की, राग चंद्रिका की, अलंकार मंजरी। ये सभी किताबें जो हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, एक बार देख लीजिए।
जयपुर के राजा जयसिंह के आश्रित कवि बिहारी की रचना कौन सी है? तो बिहारी सतसई है। श्रृंगार, सुंदर श्रृंगार के रचयिता जो कवि सुंदर है, इसको शाहजहां ने उपाधि कौन सी प्रदान की थी? तो उपाधि दी थी इसको कविराय महाकवि की। सुंदर श्रृंगार के रचयिता कवि सुंदर को शाहजहां ने उपाधि दी थी कविराय महाकवि की। कवि भूषण को संरक्षण किसने प्रदान किया था? काफी इंपॉर्टेंट है, छत्रसाल बुंदेला ने दिया था और शिवाजी ने दिया था। ये आप पढ़ेंगे इतिहास में, छत्रसाल बुंदेला, अच्छा इन दोनों ने दिया था संरक्षण कवि भूषण को। कबीर की रचनाएं जो हैं ये भी मध्यकाल में लिखी गई हैं, 1440 से 1518 का टाइम पीरियड था। और ये इनकी जो रचनाएं हैं इन्हीं के जो क्या कह सकते हैं शिष्य जो थे उन्होंने बीजक में लिखी थी। पारसी प्रकाश है, पारसी प्रकाश है मुगल काल में संस्कृत और फारसी का पहला शब्दकोश। शब्दकोश है पहला मुगल काल का में संस्कृत और फारसी का। कौन सा है? पारसी प्रकाश। राजकवि जो जगन्नाथ हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जहांगीर के समय में थे और इनकी ये राजकवि थे जहांगीर के दरबार में। और इनकी रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो काफ़ी फेमस है गंगा लहरी और रस गंगाधर। अब आती है अंत में मुगलकालीन स्थापत्य कला। देखिए काबुली बाग मस्जिद जो पानीपत है उसमें उसके निर्माता कौन है? काबुली बाग मस्जिद जो पानीपत में है उसके निर्माता है बाबर। दीन पनाह गार दिल्ली में है और इसके संस्थापक कौन है? इसके संस्थापक हैं हुमायूं। हुमायूं का मकबरा जो दिल्ली में है वो बनवाया किसने था? तो हाजी बेगम ने बनवाया था, इनकी पत्नी थी। ये जो हुमायूं का मकबरा है इसके लिए 2-3 बातें हैं, याद रखिएगा। 4 बाग पद्धति पर बना हुआ पहला मकबरा है हुमायूं का मकबरा, काफ़ी सुंदर है। और जो ये आपका हुमायूं का मकबरा है इसमें दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है, पहली बार प्रयोग हुआ है दोहरे गुंबद का भारत में प्रयोग हुमायूं के मकबरे में हुआ है। अकबर के मकबरे में गुंबद का प्रयोग बिल्कुल भी नहीं हुआ और जो हुमायूं है इसके मकबरे में दोहरे गुंबद का प्रयोग हुआ है। 4 बाग पद्धति पर बनवाया गया पहला मकबरा है और इसकी जो पत्नी थी हाजी बेगम इसने बनवाया था। अकबर का मकबरा सिकंदरा में किसने बनवाया था? तो ये सारी प्लानिंग तो की थी अकबर ने, परंतु इसकी मृत्यु हो गई थी तो जहांगीर ने बनवाया था। फतेहपुर सीकरी के निर्माता कौन है? तो फतेहपुर सीकरी के निर्माता जो है ये अकबर हैं। फतेहपुर सीकरी में स्थित महल कौन कौन से हैं? तो जोधाबाई का महल है, जहांगीर महल है, अकबरी महल है, तुर्की सुल्ताना का महल है, ये काफ़ी फेमस है तुर्की सुल्ताना का महल और पर्सी ब्राउन ने इसकी काफ़ी जो है तारीफ की है। मरियम महल है, पंच महल है, दीवाने आम है, दीवाने खास है। देखिए दीवाने आम दीवाने खास जो है दिल्ली में भी है, उसकी बात हम आगे करेंगे, अगले प्रश्नों में करेंगे। फिर है बुलंद दरवाजा है और उसके अलावा इस्लाम शाह का मकबरा भी काफ़ी फेमस है और इसके अलावा बिरबल महल जो कि बिरबल फ्रेंड था किसका? अकबर का। तो बिरबल का महल है, जोधाबाई का महल है, जहांगीर का महल है, अकबरी महल, तुर्की सुल्ताना महल, मरियम महल, पंच महल, दीवाने आम दीवाने खास और बुलंद दरवाज़ा, इस्लाम शाह का मकबरा, ये सब जो बनवाए हैं ये कहाँ पर है ये महल? ये फतेहपुर सीकरी में है। अकबर द्वारा निर्मित किले कौन कौन से हैं? तो आगरा का किला अकबर ने बनवाया है, इलाहाबाद का किला अकबर ने बनवाया है, लाहौर का किला अकबर ने बनवाया है और अजमेर का जो किला है जो कि मैगजीन का किला कहलाता है वो भी अकबर ने ही बनवाया है। जहांगीर का मकबरा शाहदरा लाहौर में बनवाया गया, इसके निर्माता कौन है? तो इनकी पत्नी जो थी जहांगीर की नूर जहां पत्नी थी और इसने बनवाया था। एतमाउद्दौला का मकबरा का निर्माण किसने करवाया था? इनकी बेटी थी नूरजहां जो कि जहांगीर की पत्नी थी, उसने बनवाया था। और जो ये एतमाउद्दौला का मकबरा है इसी में पित्रादुरा का प्रयोग भी हुआ है पहली बार। ताजमहल का निर्माण आगरा में किसने करवाया है? शाहजहां ने करवाया है। ताजमहल का प्रधान वास्तुकार और प्रधान शिल्पी क्रमशः कौन था? तो देखिए वास्तुकार तो था जेरोनिमो वेरोनिया जो कि इटली का था और प्रधान शिल्पी जो था वो था उस्ताद ईसा खां, ठीक है। और संगमरमर जो लाया गया था मंगवाया गया था वो था आपके मकराना से। और जो आपके ताजमहल है उसका जो नाम है वो है फारसी में रोजा
ए मुनव्वरा ये नाम है ताजमहल का फारसी में। रोजा ए मुनव्वरा, एक बार पूछा गया है प्रश्न भी, ताजमहल का क्या नाम है फारसी में। जेरिमो वेरोनिया इटली का प्रधान वास्तुकार था, ये आपके ताजमहल का, और प्रधान शिल्पी था उस्ताद ईसा। शाहजहानाबाद की स्थापना दिल्ली में किसने की थी? तो शाहजहां ने की थी। लाल किला दिल्ली में, ठीक है, दीवाने आम और दीवाने खास की स्थापना किसने की है? लाल किला के अंदर दीवाने आम दीवाने खास की स्थापना शाहजहां ने की है, और लाल किले का निर्माण भी दिल्ली में शाहजहां ने करवाया है। लाल किला दिल्ली और जामा मस्जिद जो दिल्ली है उसकी स्थापना किसने की है? तो शाहजहां ने की है। और अगर आगरा वाले आप बात करें तो वो की है आपके अकबर ने, दीवाने आम दीवाने खास की। शाह बुर्ज आगरा, जिसमें शाहजहां ने अपना समय, अंतिम समय जो व्यतीत किया था, ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, जो आगरा की जामा मस्जिद है ना, ये जो दिल्ली वाली जामा मस्जिद है ये तो शाहजहां ने बनवाई है। जो आगरा वाली जामा मस्जिद है उसका निर्माण जहां आरा ने करवाया था। किसने? जहां आरा ने। अच्छा, शाह बुर्ज आगरा जिसमें शाहजहां के अंतिम दिन बीते थे, वो उसका निर्माण किसने करवाया था? उसका निर्माण करवाया था शाहजहां ने। नगीना मस्जिद, मोती मस्जिद आगरा में किसने निर्मित करवाई थी? तो नगीना मस्जिद और मोती मस्जिद आगरा में निर्मित करवाई थी शाहजहां ने। दिल्ली के लाल किले में जो मोती मस्जिद है उसका निर्माण किसने करवाया था? तो औरंगजेब ने करवाया था। ठीक है, गलती से शाहजहां मत कर देना। जो मोती मस्जिद है लाल किले में वो औरंगजेब द्वारा बनवाई गई है। दक्षिण का ताजमहल कहलाता है। राबिया दुर्रानी का मकबरा जो है वो औरंगाबाद में है, आपके दक्षिण भारत में औरंगाबाद में है, और औरंगजेब ने इसका निर्माण करवाया था। और ये जो है ताजमहल की फूहड़ नकल कही जाती है। ठीक है, फूहड़ नकल कही जाती है दक्षिण का ताजमहल। बादशाही मस्जिद लाहौर पाकिस्तान में किसने बनवाई थी? तो औरंगजेब ने बनवाई थी बादशाह मस्जिद लाहौर में। पित्रादुरा का प्रयोग सबसे पहले किसके मकबरे में किया गया? एतमादुद्दौला के मकबरे में किया गया, जो नूरजहां के पिता थे, जहांगीर के ससुर थे। और जो पित्रादुरा है इसमें फूल पत्तियों के साथ जड़ाऊ पत्थरों का काम किया जाता है। अगर हम बात करें वास्तुकला के स्वर्ण युग की, तो वास्तुकला का स्वर्ण युग जो माना जाता है वो माना जाता है शाहजहां का काल। तो इस प्रकार से 90 प्रश्न हमारे इंपॉर्टेंट प्रश्न जो हैं हमने रीड स्पेशल क्लास के लिए देख लिए हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना तो भूलें ही मत, और अपने मित्रों में शेयर जरूर करें, कमेंट जरूर करें। धन्यवाद।